एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज आइलैंड पर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर टैप कर दे और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, भाग 3। भाग 2 और भाग 1 जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको अपलोडेड वीडियोस मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। ऑलरेडी हम लोगों ने भाग 1 में पुरातात्विक स्रोत और भाग 2 में साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, जिसमें हम 3 भाग में देखते हैं। यूनान एवं रोम के से जो विदेशी यात्री आए थे भारत, उन्होंने क्या लिखा। चीन से जो आए विदेशी यात्री थे, उन्होंने क्या लिखा। अरब से आए हुए विदेशी यात्रियों ने क्या लिखा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विदेशी यात्रियों के विवरण। जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनान, रोम, चीन तथा अरब देशों से आए यात्रियों द्वारा प्राप्त विवरणों को सम्मिलित किया गया है। जो देखते हैं कि प्राचीन भारत में अनेक देशों से यात्री आए भारत और भारत के विषयों में उनकी मत को लिखा। उन्होंने जो यहाँ पर देखा और उन्होंने जो सोचा समझा, उसके बारे में उन्होंने अपना एक टिप्पणी दिया, जो आज हम किस नाम से जानते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण के नाम से देखते हैं, फॉरेन अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे देश से लोग आए थे, जैसे यूनान से आए, रोम से आए, चीन से आए और अरब देशों से आए। तो इन यात्रियों का विवरण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को देख करके और उनको अपने विचार के साथ सही गलत उन्होंने जो देखा उससे उन्होंने लिखा। यूनान एवं रोम के यात्रियों के विवरण। जो यूनान और रोम से आए हुए यात्री थे उसके विवरण के बारे में देखेंगे कि यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। यानी कि दो नाम देखने को मिलता है, टेसियस और हेरोडोटस। तो जो टेसियस था वो ईरान का राजवैद्य था और टेसियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। यानी कि उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो यहाँ के बारे में देखा और उन्हें लिखा, वो अधिकतर काल्पनिक कहानियां मानी जाती है जो विश्वसनीय नहीं है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा रहा है। और दूसरा कौन सा नाम है, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था वो इतिहास का पिता भी कहा जाता है। आप जानते होंगे फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। इसमें इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व हिस्टोरिका की रचना की थी। अगर पूछा जाए हिस्टोरिका की रचना किसने की, तो किसने की, हेरोडोटस ने, और कब, 5वीं सदी ईसा पूर्व में। और इसमें भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। किसके बारे में, भारत फारस के संबंधों के बारे में उन्होंने विवरण लिखा। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। यानी कि सिकंदर जब भारत आया था उसके साथ भी कई लेखक आए, जो कौन थे, नियार्कस, आर्नेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये 3 लेखक थे। कौन कौन से, नियार्कस, आर्नेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। तो सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों का उल्लेखनीय महत्वपूर्ण उल्लेख है, जो कौन कौन से हैं, मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायोनीसियस। ये 3 उसके बाद के। अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, तो आप किसका नाम बोलोगे, नियार्कस, ऑर्नेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर के बाद, सिकंदर के पश्चात कौन कौन से राजदूत आए थे, तो मेगास्थनीज आए थे, डायमेकस आए थे और डायोनीसियस आए थे। गॉट इट। जो मेगास्थनीज थे ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो इंडिका की रचना किया था। और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1876 ईस्वी में मैक्रिडल महोदय द्वारा इंडिका ऑफ एरियन का नाम दिया गया। मतलब मेगास्थनीज जो था वो इंडिका का रचना तो किया, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ, 1876 में। किसने किया, मैक्रिडल डन, उन्होंने महोदय ने किया। कब किया, इंडिका ऑफ, मतलब उसका नाम क्या रखा, इंडिका ऑफ एरियन। ओके। इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डायमेकस जो था ये सीरियन नरेश अंत्रियोकस का राजदूत था
और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि डायोमेकस किस राजा के राज दरबार में आया था, किस शासक के राज दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर आता है डायोनीसियस। डायोनीसियस जो था ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कहाँ का? मिस्र। मिस्र का एक राजा था टॉलमी फिलाडेल्फस, उसका राजदूत था जो बिंदुसार, ये भी बिंदुसार के टाइम में ही आया, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अन्य स्रोतों में अशोक भी पढ़ने को में मिलता है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्रोत भी मिले जहाँ पर देखने को मिलता है कि डायोनीसियस ये कब आए? अशोक के टाइम में भी आया है। ओके। प्लिनी, इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। किसके नाम का पुस्तक लिखा? नेचुरल हिस्ट्री का। और इसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए नेचुरल हिस्ट्री जो है उसके लेखक कौन है? प्लिनी है। और उसमें क्या देखने को मिलता है? भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। परिप्लस ऑफ द एरिट्रियन सी नामक पुस्तक लगभग 80 ईस्वी में अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 80 ईस्वी में लिखी गई अज्ञात लेखक के द्वारा। और तो ये 80 हो गई, 800 यहाँ पर एक बार देख के मैं बता सकती हूँ, शायद ये 800 होनी चाहिए। प्री प्लस जो लिखा गया था वो ये सॉरी ये 80 ही है, लगभग 80 ईस्वी में। 800 नहीं, 80 सही है। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिट्रियन सी जो है वो लगभग 80 ईस्वी में अज्ञात, इसका कोई पता नहीं चल पाया कि इसने किसने लिखा, इसे लेखक द्वारा लिखी गई है। इससे भारत के कोलची, कमर, पौदुग आदि बंदरगाहों सहित कोलंदिया नामक पोत जो गंगा तथा क्रेक्स की ओर जाती है के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अनुसार हाथी दांत का काम दो सारने में किया जाता था। ओके। इस पुस्तक में बाजार केंद्रों के रूप में पैठान, तेर, कल्याण एवं सोपारा का उल्लेख मिलता है। ठीक, इसमें पेरिप्लस ऑफ द एरिट्रियन सी में टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी द्वितीय शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। इसमें भौगोलिक विवरण की जानकारी मिलती है, मतलब किसमें भौगोलिक विवरण की जानकारी मिलती है? ज्योग्राफी में। और ये किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते। अब आता है चीनी यात्रियों के विवरण। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों ने की जो यात्रा विवरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे, यानी कि बौद्ध मत के थे, तथा बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। यानी कि वो बौद्ध मत के तो थे, इसके साथ साथ वो भारत क्यों आए थे? बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। और वे भारत का उल्लेख यिंतु नाम से करते थे, यानी कि उन्होंने भारत का नाम क्या रखा? यिंतु नाम रखा। इनके प्रमुख जो यात्री थे वो कौन कौन से थे? फाहियान, या फिर उसे ही कहते हैं फेक्सियान। फाहियान या फेक्सियान दोनों एक ही इंसान का नाम है। ये 5वीं सदी के आरंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 5वीं सदी में। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के शासनकाल में। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। किसके बारे में लिखा? तो भारतीय समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में। जेम्स लेगे ने 1886 में फाहियान की यात्रा विवरण का अंग्रेजी अनुवाद किया। अगर पूछा जाए कि फाहियान का जो यात्रा विवरण है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो जेम्स लेगे ने किया। कब किया? 1886 में किया। गॉट इट? फिर आता है सुंग यून। सुंग यून जो था वो भारत आया था चीन से। और ये कब आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था। ओके। और अपने 3 वर्षीय यात्रा के दौरान बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्र की। यानी कि वो क्यों आया था? बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, उसको उसकी एक एक कॉपी को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। उन्होंने एकत्र किया 3 वर्ष में। ओके। अब आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, 7वीं सदी में। इसकी रचना सियुकी है। और इसकी यात्रा विवरण का 1884
में सैमुअल बिल द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया। मतलब इसका अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? वेन्सांग का 1884 में। और किसने किया? सैमुअल बिल द्वारा किया गया। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि वेन्सांग ने धार्मिक अवस्था के साथ साथ तत्कालिक राजनीतिक दशा का भी विवरण किया। उन्होंने क्या किया? धार्मिक अवस्था का तो विवरण किया है, उसके साथ साथ राजनीतिक दशा के बारे में बताया। भारतीयों के रीति रिवाजों और शिक्षा पद्धति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। वेन्सांग के मित्र विली ने वेन्सांग की जीवनी लिखी है, जो हर्षकालीन भारत की जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत है। अगर वेन्सांग के बारे में पूछ रहा है कि वेन्सांग की जीवनी लाइफ ऑफ वेन्सांग किसने लिखा, तो आप क्या बोलेंगे? विली ने लिखा, और जिसमें हमें हर्षकालीन भारत की जानकारी मिलती है। इससे ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। कब आया था? 7वीं सदी के अंत में। और इसने अपने विवरण में नालंदा विद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में के भारत का वर्णन किया। मतलब सिंह जो था वो भारत में आया, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो विश्वविद्यालय था जो पूरे विश्व में फैला हुआ था, विख्यात था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनके बारे में भी लिखा। ओके, मातवान लिन ने हर्ष की पूर्वी अभियान तथा चाओ जू का कुआ ने चोल काल इतिहास पर प्रकाश डाला। इसके अलावा भी दो और यात्री है जो है मातवान लिन और चाओ जू कुआ। मातवान लिन जो था वो हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में लिखा, वहीं चाओ जू कुआ जो था वो चोल कालीन इतिहास के बारे में लिखा। आपको इजी है याद करना, चाओ जू कुआ चोल कालीन, मातवान लिन हर्ष, इस तरीके से आप याद कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, अब हम लोग आते हैं अरब यात्रियों के विवरण के बारे में। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान प्रतिहार एवं पाल शासकों के तत्कालिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का विवरण करते हैं या वर्णन करते हैं। कब करते? 19वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री जो थे वो किसका करते? प्रतिहार और पाल शासकों के तत्कालिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा के बारे में बताते। 915 से 16 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यात्री अल मसूदी राजकोट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। मतलब आपसे पूछा जाए कि अल मसूदी कब आया था भारत, तो 915 से 916 तक की यात्रा की थी उन्होंने। कहाँ का था? बगदाद का। और वो किसके बारे में बताता है? तो राजकोट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। ओके, यूरोपीय यात्रियों में 13वीं शताब्दी में वेनिस, इटली से आए सुप्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो द्वारा दक्षिण के पांड्य राज्य के विषय में जानकारी मिलता है। ठीक, मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी में आया था। कहाँ का था? वेनिस, जो कि आज इटली में है। और वो किसके बारे में बताता है? तो दक्षिण के पांड्य राज्य के बारे में बताता है। कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं, जिसमें भारतीय इतिहास के अध्ययन में काफी सहायक मिली है। मतलब कुछ फारसी लेखक भी है जो भारत के बारे में काफी कुछ लिखे हैं। इनमें महत्वपूर्ण है फिरदौसी। फिरदौसी है जो कि 940 से 1020 तक का टाइम पीरियड में रहा है वो। उसके द्वारा लिखा गया है शाहनामा। क्या लिखा गया है? शाहनामा। रसीदुद्दीन रसीदुद्दीन ये भी एक लेखक है जिसके द्वारा लिखा गया है जमी अल तवारिक। ठीक, और फिर अली अहमद ने लिखा, किसे लिखा? चचनामा। ये आपको याद कर लेना, चचनामा किसने लिखा? अली अहमद। जमी अल तवारिक किसने लिखा? रसीदुद्दीन। और शाहनामा किसने लिखा? तो फिरदौसी। ओके, अल मसूदी के ग्रंथ मरुजूज जहब में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। अल मसूदी का कौन सा ग्रंथ है? मुरुजुज जहब। इसमें क्या मिलता है हमें? भारतीय समाज का चित्रण मिलता है, भारतीय समाज के बारे में पता चलता है। और शेख अब्दुल हसन ने भी किताब लिखा जिसका नाम है कामिल उल त्वारिक। से मोहम्मद गौरी की भारत विजय की जानकारी मिलती है। उन्होंने मोहम्मद गौरी जो भारत विजय किया था उसके बारे में लिखा है। तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ, एक तारानाथ नामक तिब्बती बौद्ध लेखक थे जो कि 12वीं सदी में शताब्दी के थे। कि ग्रंथ उन्होंने भी ग्रंथ लिखे, जैसे कंगयूर तथा तंगयूर, ये दो ग्रंथ लिखे। इससे भी भारतीय समाज के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। और अरब व्यापारियों तथा यात्रियों के विवरणों से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है।
इसमें नाम है, दो नाम बहुत फेमस है, अल बरूनी और इब्न बतूता। अल बरूनी के बारे में हम देखते हैं कि ये 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। कब आया था? 11वीं सदी में। और अरबी में लिखी गई उसकी कृत तहकीक ए हिंद या फिर किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन है? महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम 1888 में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। मतलब तहकीक हिंद जो अलबरूने ने लिखा उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? एडवर्ड साची ने। कब? 1888 में। अरबी लेखकों में अलबरूने के अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि प्रमुख है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेखक हैं। अब हम देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत रहला सर्वप्रमुख है। मतलब इब्न बतूता ने क्या लिखा? रहला लिखा, जो उसका यात्रा वृतांत था, जो अरबी भाषा में रचित थी। किस भाषा में थी? अरबी भाषा में थी। और ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तृत तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। यानी कि ये कब आया था भाई? 14वीं सदी में आया था। ठीक। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में ये बताता है। और सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। तो किसने इसे काजी बनाया? सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने। और बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। और बाद में उसने जो सुलेमान महमूद बिन तुगलक था, उन्होंने अपना राजदूत बनाया और चीन भेज दिया उसे। अब आता है कुछ कुछ प्रमुख ग्रंथ। ग्रंथ है, उसके लेखक है और समय है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। सत्सहर्षिका सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, शास्त्र माध्यमिक सूत्र नागार्जुन ने लिखा। किस टाइम पीरियड में लिखा? कनिष्क काल में। बुद्ध चरित, शरीरपुत्र प्रकरण, वर्ष सूची, उपनिषद, सौंदर्यानंद काव्य, सदोपाद संग्रह इसने किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। कब लिखा? कनिष्क काल में लिखा। स्वप्नवास वदत्ता, प्रतिज्ञा योग धरान्यन किसने लिखा? भास ने लिखा। कब? किस टाइम में? गुप्त काल में, 300 ईस्वी के आसपास। कामसूत्र न्याय भाष्य किसने लिखा? वात्स्यायन ने लिखा। गुप्त काल में, 900 ईस्वी में लगभग। कुमार संभवम, अभिज्ञान संकुतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। गुप्त काल में। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा। गुप्त काल में। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखा। गुप्त काल में। कामांतक नीतिसार कामांतक ने लिखा। गुप्त काल में। देवी चंद्र गुप्तम, विशाखा और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा। गुप्त काल में। मृक्ष कटिकम शूद्रक ने लिखा। गुप्त काल में। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। गुप्त काल में। इसके बाद देखते हैं बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहत जातिका, लघु जातिका किसने लिखा? वारा मिहिर ने लिखा। गुप्त काल में। प्रयाग प्रशस्ति हरिशन ने लिखा। गुप्त काल में। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा। गुप्त काल में। गुप्त मंद स्वर प्रशस्ति वत्स भट्टी ने लिखा। गुप्त काल में, लगभग 5वीं सदी के टाइम में। अभिधम वसु बंधु ने लिखा 400 ईस्वी में। योगाचार भूमि शास्त्र असंग ने लिखा 450 ईस्वी में। रावण वध भट्टी ने लिखा 5वीं शताब्दी में। कुरातार कुरातार्जुनियम भारवी ने लिखा 600 ईस्वी में। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र इस दंडी ने लिखा 7वीं शताब्दी में। हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा 7वीं शताब्दी में। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखा 7वीं शताब्दी में। वासव दत्ता सुबंधु ने लिखा 7वीं शताब्दी में। उत्तर रामचरित मालवती माधव महावीर चरित्र भवभूति ने लिखा 8वीं शताब्दी में। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखा 7वीं शताब्दी के लगभग। वैनी संहार भट्ट नारायण 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा। श्रृंगार तिलक रुद्रा भट्ट ने लिखा 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में। अलंकार सार संग्रह उद्भट ने लिखा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में। कल्याणकार वामन ने लिखा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में। रस रत्नाकर नागार्जुन ने लिखा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के लिए। गणित सार श्रीधर ने लिखा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। ये 8वीं होगा, यहाँ पे मिस हो गया, 8 नहीं लिख पाए, यहाँ 8 आप कर लीजिएगा।
आर्य सिद्धांत आर्यभट्ट सेकंड ने लिखा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। कुट्टिन मत, कुट्टिनी मतम काव्यम दामोदर गुप्त ने लिखा 8वीं शताब्दी में। न्याय सूत्रोधारा न्यायवर्तिका तत्पर्यतिका योग सार संग्रह किसने लिखा? वाचस्पति मिश्र ने लिखा 840 में। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के लिए। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा बाल रामायण भुवन कोश हरविलास किसने लिखा? राजशेखर ने 10वीं शताब्दी में। नवसहा सांख्य चरित्र आयुर्वेद सर्वस्व व्यवहार समुच्चय पद्म गुप्त ने लिखा 1005 ईस्वी में। राज मार्तंड शब्दानुसार कल्प तरु राजभृंग का राजा भोज ने लिखा 1005 से 1051 के मध्य में। फिर आता है बृहत कथा मंजरी धर्मेंद्र ने लिखा 10वीं शताब्दी से 1200 ईस्वी तक। कोक शास्त्र कोका पंडित ने लिखा 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक। निषद चरितम हर्षश्री हर्ष ने लिखा 1775 सॉरी 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 1075 ईस्वी के मध्य तक। विक्रमादित्य देवचरित बिल्हन ने लिखा 1085 ईस्वी के लगभग। और कुमार पाल चरित्र और प्रमाण मीमांसा हेमचंद्र ने लिखा 1089 से 1173 के मध्य तक। गीता गोविंद जयदेव ने लिखा 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा 12वीं शताब्दी में। राजमाला कृतिक कौमुदी सोमेश्वर ने लिखा 13वीं शताब्दी में। शिशुपाल वध माघ ने लिखा 1306 ईस्वी में। भोज भोज प्रबंधक जो बल्लाल है उन्होंने लिखा 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में। तो ये आपको याद करना पड़े, याद करने के लिए काफी है तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा, रटना नहीं, आप लिखो। पर डे कम से कम 1 पेज 2 पेज कम से कम लिखना स्टार्ट कर दो, और जितना आप लिखोगे उतने आपके माइंड में जाएगा। आप लोन लेते हो ना, तो जिस तरीके से हम लोन लेते हैं तो लोन में क्या होता है, हम सूद देते हैं, सूद देते जाते हैं, लोन में हम लोग क्या करते हैं, रुपया बढ़ता जाता है हम लोग सूद देते जाते हैं। उसी तरह से पढ़ाई भी एक लोन है। आप जितना पढ़ोगे आपके ऊपर उतना लोन जाएगा, और लोन चुकाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जितना हम लिखेंगे हम उसको चुका रहे हैं, मतलब याद हो रहा है हमें। पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और फिर उसे लिखना है। जितना आप लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद होगा। ओके, तो ये आपको याद करने के लिए आपको लिखना होगा, इसका एक चार्ट बना लीजिए। इसीलिए मैं मैक्सिमम जब मैं ट्राई करती हूँ कि आपको चार्ट से समझाऊं, और मैं हमेशा अपने जो भी क्लास एक जो भी स्लाइड है उसमें मैं हमेशा एक चार्ट का जरूर यूज करना चाहती हूँ। तो आप इस चार्ट को पॉज करके देखिए और इसे एक जगह नोट डाउन कर लें। ओके, गॉट इट। चलिए अब थैंक यू। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो और कोई भी सुधार चाहते हो कि जो आप तक मैं नहीं समझा पा रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरे ईमेल पर आप भेज सकते हो, मैं तुरंत रिस्पॉन्स करूंगी। और थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर टैप कर दे, ताकि आपके पास हमारे न्यू वीडियोस के हमेशा नोटिफिकेशन जा सके। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।